Welcome back, students. Good morning. Next chapter is rural life under the British rule. Okay, rural life under the British rule in India. इंडिया में ब्रिटिश टाइम में जो रूरल लाइफ थी, यानी जो गांव की लाइफ थी, विलेज एरिया की जो लाइफ थी, उसके अबाउट इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. ओके, तो इसमें हम लोग स्पेशली लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट. ओके, तो रूरल लाइफ जो थी विलेज एरिया की इस टाइम में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में जो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर है, यह एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है. और अगर रियलिटी में देखा जाए, एक्चुअली में देखा जाए, तो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाउंडेशन पड़ी वह प्लासी और बक्सर के वार के बाद, क्योंकि प्लासी और बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के नवाब और साथ ही साथ जो टोटल ऑल ओवर इंडिया का जो मुगल एम्परर था उसको डिफीट करके, और कंपनी ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो रेवेन्यू कलेक्शन पावर थी उसे अपने अंडर में कैप्चर्ड कर लिया. ओके, रेवेन्यू पावर मीन्स टैक्स जो पहले बंगाल का नवाब और इन एरिया में मुगल बादशाह और उसके गवर्नर करते थे, अब वह काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी. अब इंडिया में धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करती जा रही थी. ठीक, तो अब देखिए, फर्स्ट है द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एंड इंडिया. इसके अबाउट एक्सप्लेन करेंगे. The British introduced 3 land revenue settlement in India for जमींदारी settlement और permanent settlement. Okay? जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट को एक ही, क्योंकि यह जमींदारों के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का जो एग्रीमेंट हुआ है वह डायरेक्टली था, और डायरेक्टली के साथ साथ क्या था, यह परमानेंट फिक्स कर दिया गया कि जो लैंडलॉर्ड्स होंगे या जो जमींदार होंगे वह ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली जो टैक्स होगा वह इतना एक फिक्स टैक्स प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ घाटा भी था, क्योंकि जब प्रोडक्शन हाई होता तो चूंकि फिक्स था तो यह जमींदारों के फेवर में मोस्टली हुआ करता था. परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो परमानेंट सेटलमेंट था या जमींदारी सेटलमेंट, इसको बंगाल, बिहार, आज प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के पार्ट में अप्लाई किया गया था. और यह यूपी के बनारस डिस्ट्रिक्ट में भी परमानेंट सेटलमेंट को, यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी सिस्टम था, उसे अप्लाई करने का काम किया गया था. ओके, रैयतवाड़ी सेटलमेंट देख लीजिए. रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन द लार्ज पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया. साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया यानी कि महाराष्ट्र के आसपास भी इनको, साउदर्न इंडिया में स्पेशली मद्रास और द्रास में भी रैयतवाड़ी सेटलमेंट को या अप्लाई करने का काम किया गया. रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जो रैयत होते थे, टेनेंट्स जिन्हें कहा जाता है, जो पीजेंट्स होते थे, इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी गवर्नमेंट से डायरेक्ट एग्रीमेंट था. ठीक है, यानी किसानों के साथ, इस बीच में कोई मीडिएटर नहीं. एंड महलवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सेटलमेंट इन द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट. महलवाड़ी सेटलमेंट जो था पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आज का जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का एरिया है, सिंध वगैरह एरिया, पेशावर का, एंड अवध. ओके, और अवध प्रोविंसेस में जो आज का फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के आसपास, और इस समय क्या किया गया था, इन एरियाज में या जो महलवाड़ी सेटलमेंट था, महलवाड़ी सेटलमेंट इस सिस्टम में ऐसा था कि जो लैंड होती थी वह
जो विलेज ग्रुप होता था, जो ग्राम समूह, ग्राम समाज होता था, उसकी होती थी, यानी सबकी जमीन होती। तो यहाँ पे लैंड कलेक्ट करने का काम जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। तो इन एरिया में मतलब जो सिस्टम जहाँ पे लाइटली लेवल पे चल रहा था, उसी में लाइटली चेंजेस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करने का काम किया। तो इन एरिया में क्या किया गया, उन विलेज ग्रुप से एग्रीमेंट किया गया, जिसे महलवाड़ी, महल मीन्स होता है विलेज और ग्राम, से महलवाड़ी सेटलमेंट कहा जाता है। ओके, तो देखिए, ऑल दीज लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट had a major impact on the life of the agriculturist living in the India village. इन जो 3 सेटलमेंट्स थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स का, इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स का मेजर इंपैक्ट पड़ा एग्रीकल्चरिस्ट लिविंग इन, यानी कि भारत के गांव में रहने वाले जो किसान थे, जो खेती का काम करते थे, उनकी लाइफ पे इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का क्या हुआ, बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा उनके। इसने क्या किया, इन तीनों सेटलमेंट ने उनके जीवन को, किसानों के जीवन को पूरी तरह से, चाहे वो जमींदार हो, उनके लाइफ को चेंज करके रख दिया कंप्लीटली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन करके, ये चैप्टर आपका मेन यही, मेन जो 3 परमानेंट जो सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, यहीं पे बेस्ड है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका द परमानेंट सेटलमेंट। अब डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द परमानेंट सेटलमेंट 1793। ओके, स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1764 में 12 बक्सर हुआ, और जब मुगल बादशाह अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर को हराने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि की, और इसके अकॉर्डिंग बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो रेवेन्यू कलेक्शन पावर थी, यानी कि जिसे हम दीवानी कह सकते हैं, दीवानी पावर, यानी कि दीवानी वो होता है सिविल जो मैटर्स होते हैं, यानी कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, जमीन वजह से और संपत्ति से रिलेटेड रहते हैं। इन लैंड रेवेन्यू और रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो लैंड रेवेन्यू पहले तो कलेक्ट करती थी, बाद में चल के जहाँ पे बंगाल एरिया में या जो भी भारत के एरिया थे, वहां पे जिस टाइप की सिस्टम पहले से चली आ रही थी, जो लोग टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, उन्हीं से एग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बंगाल में जो जमींदार थे, इसने जमींदारों से एग्रीमेंट करने का काम किया, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक फिक्स कर दिया इस परमानेंट सेटल में कि 10/11 जो होगा वह, यानी कि मोस्टली पार्ट वह गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी कलेक्ट करने के बाद, और कलेक्ट करने के एवज में जो जमींदार होते जो लैंडलॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड्स को 1/10% मिलता था उन्हें कलेक्ट करने के बाद। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स होते थे क्या करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे जबरदस्ती किसानों से फोर्सली क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट्स द राजास, यानी जो राजे रजवाड़े होते थे, एंड तालुकदार्स वेयर मेड द जमींदार्स एंड दे बिकम हेरिडेटरी ओनर ऑफ द लैंड। इस परमानेंट सेटल में क्या हुआ है, हेरिडेटरी ओनर्स हो गए। तो बाद में चल के 1775 के आसपास जब वारेन हेस्टिंग्स आया, तो उसने कभी 1 ईयर्स के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया, टेंडर पे देना स्टार्ट कर दिया 1 साल के लिए, कभी इसे बढ़ा के 5 ईयर्स के लिए कर दिया गया, 5 सालों के लिए कर दिया गया। तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहा। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता था, और जो भी यहाँ की सिस्टम को उसने देखा था,
तो आने के बाद कॉर्नवालिस ने क्या किया कि वहां से कंप्लीटली पावर लेके आया था कि हमारी जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक तो उसने 2 मेंबर कम कराए, 3 कर दिया मेंबर्स को, और साथ ही साथ अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट वीटो पावर लेके आया। और साथ ही साथ उसने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट करने का काम गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो देखिए, दे हैड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से रेंट कलेक्ट करते थे, एंड डिपॉजिट द रेवेन्यू विद द कंपनी, और रेवेन्यू को क्या करते थे, कंपनी को कलेक्ट करके और डिपॉजिट करने का काम करते थे। और इसमें एक फेमस रहा परमानेंट सेटलमेंट, जिसे सनसेट लॉ भी कहा जाता था, यानी कि अगर 1 ईयर्स के अंदर, यानी कि जिसे सूर्यास्त कानून कहते हैं हिंदी में, अगर जो जमींदार एक फिक्स डेट के अंदर अगर उस जमींदारी को जो लैंड वैल्यू टैक्स था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ डिपॉजिट नहीं करते थे, तो उनकी जमींदारी क्या कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी किसी दूसरे जमींदारों को, या जो भी ऐसे साहूकार थे, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे, वो क्या करते थे, वह बोली लगती थी और उसके बाद वो जमींदार बन के बैठ जाते थे। और मोस्टली इनमें से अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, जैसे अगर किसी ने बोली लगा के ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगर परमानेंट सेटल में एक अपनी जमींदारी को ले लिया, तो क्या करते थे, शहरों में जाके अपना घर बनाते और वहीं पे रहने का काम करते थे, जिन्हें अब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहा जाता था। चूंकि टैक्स कलेक्ट करने का काम यही करते थे, तो ये क्या करते थे, अपने किसी नीचे वाले को, किसी दूसरे जमींदार को, या जो वैसे काफी पावरफुल था, उसको अपनी जमींदारी करते थे, हमें इतना चाहिए, तो वो अगर उसको वसूल के उतना देता था तो अपने लिए भी क्या करता था। तो इससे हुआ कि किसानों पे काफी जुल्म होने लगे, उनसे जबरदस्ती टैक्सेस लिए जाने लगे, और जमींदार लार्ज स्केल पे टैक्स वसूलने लगे। और जो फिक्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो तो फिक्स देते थे, लेकिन अपने लिए एक्स्ट्रा कलेक्ट करने लगे लैंड, जिसका बंगाल के लोगों के जीवन पे, वहाँ के किसानों की स्थिति एक टाइम ऐसी आई कि बहुत ही पिटिएबल हो गई, दयनीय कंडीशंस हो गई। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ द टू बी पेड वाज द फिक्स परमानेंटली, एंड इट कुड नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, जिसे फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जा सकता था। एंड दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था, उसी का लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इसका जन्मदाता माना जाता है। अब देखिए, परमानेंट सेटलमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, जब परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू कर दिया गया तो इसका इफेक्ट, प्रभाव क्या हुआ। सबसे बड़ा बेनिफिट्स हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि 1757 में जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इसमें बंगाल के जमींदारों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगे आके सपोर्ट करने का काम किया। ओके, देखिए, तो इसमें इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स बिकेम द हेरिडेटरी ओनर्स। पहले तो जमींदारों की ये जमीन हो गई, और जमीन के साथ साथ ये हेरिडेटरी ओनर्स भी हो गए, यानी कि अपने जो दूसरे इनके सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, इनके लड़के वड़के वगैरह थे, उनको अब जमीन, यानी कि इनके मरने के बाद उनको हैंडओवर हो जाती थी। एंड दे कुड सेल और लीज देयर लैंड। अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं था कि जमीन की खरीद फरोख्त होती थी, ऐसा नहीं था। बट क्या हुआ, अब परमानेंट सेटलमेंट या डिफरेंट सेटलमेंट में अब लैंड की क्या होने लगी, सेल, एंड उसे सेल किया जाने लगा और परचेस किया जाने लगा, यानी कि खरीद फरोख्त भी होने लगी। तो जमींदार इसे किसी पीजेंट्स को 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए लीज पे दे सकते थे, या सेल भी कर सकते थे, दूसरे को बेच भी सकते थे। एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज सो हाई, और रेवेन्यू डिमांड चूंकि हाई थी, दैट दे हैड टू बारो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर। इससे किसानों ने क्या किया, उस पे अपना, जब अगर फसल डिस्ट्रॉय हो जाती थी, ड्रॉट पड़ जाता था, फेमिन आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, तो क्या करते थे, पीजेंट्स टैक्स को देने के लिए ब्रिटिश जो जमदास होते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, या जो जमदास होते थे, वो क्या करते थे, वह उनसे मनी लेंडर्स से बारो लेते, यानी कि मनी उधार लेते थे, काफी हाई इंटरेस्ट पे, जिससे एक टाइम था
कि जो है कि पीजेंट्स मोस्टली डेट ट्रैप में फंस गए, ऋण जाल में फंस गए, और लास्ट में जो मनी लेंडर्स होते थे वह क्या करते थे, इनकी जमीन को खरीद लेते थे उस एवन में, यानी कि उनकी जमीन को अपने नाम करवा लेते थे, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, जमीन खरीदना और बेचना अब स्टार्ट हो गया ब्रिटिश काल में, उसके पहले ये सिस्टम नहीं था। एट द हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट टू पे द लैंड रेवेन्यू, और काफी हाई रेट पे क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू, लेकिन तो लैंड रेवेन्यू हाई भी था और साथ ही साथ मनी लेंडर जो होते थे काफी हाई इंटरेस्ट लेते थे। तो एक परमानेंट सेटलमेंट रहा, चूंकि आप लोग क्लास 8 है तो लाइटली लेवल पे भी पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट महलवाड़ी या रैयतवाड़ी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।